तो आज हम सीखेंगे क्या कि पहले तो एक तो प्रीवियस डे डाउट है उसको क्लियर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि गोवा के अंदर स्टडी यहाँ पर कंडक्ट हुई है एंड डब्ल्यूटीओ की रेजोल्यूशन प्रोसेस में यानी कि चाइना क्यों अब डब्ल्यूटीओ में इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेंट किया उन्होंने वो डिस्कस करेंगे। एक्वाकल्चर मॉडल जो है सुंदरबंस का उनको यहाँ पर FAO ने अवार्ड से नवाजा है वो डिस्कस करेंगे। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है एक्चुअली में वो क्यों हो रहा है, कौन से नेशन के साथ है, क्या रीजन है एंड क्या एक्चुअली में यहाँ पे सेक्टोरल परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ग्रीन क्रैकर्स जो है उनको अलाउ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड नेटो स्ट्रेंथन कर रहा है अपना डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट रशिया जिसमें मेजरली ड्रोन सिस्टम की बात होगी। एंड नयारा रिफाइनरी को सैंक्शन क्यों किया है यूके ने, एंड माइंड इट नयारा जो रिफाइनरी है वो अब जामनगर वाली जो रिफाइनरी है उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं यूके के द्वारा, तो उसके पीछे का रीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज 15 अक्टूबर 2025 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़पेपर सोर्स की बात करती हूँ तो द हिंदू से हम डिस्कस करेंगे। राइट, टू बिगिन विद पहले हम जो माइक्रोप्लास्टिक्स वाला आपको जो डाउट था उसको मेजरली पॉइंटर्स में डिस्कस कर देती हूँ। गोवा एस्चुरीन का मतलब क्या हुआ? एस्चुरी वर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या कहता है। एस्चुरी वो जगह होती है, वो लोकेशन होती है जहां पे आपकी जो रिवर है वो मीट करती है टू द ओशन। ठीक है, दैट मीटिंग प्लेस इज पर्टिकुलरली नोन एज एन एस्चुरी। ठीक है, अब हर एक रिवर एस्चुरी नहीं बनाती है, एस्चुरी सिस्टम डेफिनेटली डिपेंड करता है कि वो अब द सर्कमस्टांसेस क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप के अकॉर्डिंगली आसपास वाला जो रीजन है वो किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, बट अभी के लिए हमारी स्टडी का वो व्यू पॉइंट नहीं है, हम गोवा की स्टडी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक रिसर्च यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोप्लास्टिक्स कंडक्ट कराई गई इन द रीजन ऑफ गोवा बीचेस के आसपास। तो उन्होंने यहाँ पर देखा, तो आप एक दो चीजें समझो। क्या एक तो शिप बिल्डिंग वाला प्रोसेस है, बट गोवा के केस में अगर आप देखो इकोनॉमी जो है गोवा के लोगों की वो टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। प्लस अगर उनका आप खान पान भी देखोगे तो सिंस अब वो सी साइड एरिया में है तो आप ये भी देखोगे कि जो फिश है या सी फूड की हम बात कर रहे हैं वो उनका ना केवल स्टेपल फूड है बल्कि वो हेल्प करता है टूरिस्ट को भी केटर करने में एंड ऑल टुगेदर उनकी जो इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब आप सोचो कि उनके नॉर्मल खाने में या जिसके ऊपर टूरिज्म डिपेंडेंट है वही सेम प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे कि माइक्रोप्लास्टिक्स अगर मिल जाएं तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, जो डिमांड है फॉर दैट सेम काइंड ऑफ सी फूड वो तो कम होती हुई नजर आएगी। तो उसी के ऊपर यहाँ पर स्टडी कंडक्ट कराई गई है कि इसको कैसे चेंजेस लेकर आया जा सके आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये आपकी पूरी न्यूज़ बोल रही है, तो फटाफट से मैं बता देती हूँ आपको कि एक्चुअली में न्यूज़ कह क्या रही है। तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे ऐसे तरीकों से बहुत सारी जगहों में गोवा के अंदर डिफरेंट बीचेस से भी या डिफरेंट लोकेशन से हमने जो है फिश जो उनके ऊपर रिसर्चेस कंडक्ट कराई एंड फिश में मेजरली यही चीज़ पाई गई कि अब एक तो छोटी फिश होती है, स्मॉल फिश होती है। स्मॉल फिश जो है वो फीड करती है किसके ऊपर? फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर या प्लैंक्टन की आप बात कर लो टोटल ऑल टुगेदर, है ना। अब यही स्मॉल फिश जो है वो लार्जर फिश का खाना भी बनती हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने यही चीज़ बोली कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो स्मॉलर फिश के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉलर फिश से ज़्यादातर पाए जाते हैं एंड सिंस फाइटोप्लैंक्टन की प्रेजेंस या प्लैंक्टन की प्रेजेंस जरूर है तो वो प्लैंक्टन को यहाँ पर खाने के चक्कर में सिंस आप ये चीज़ को देखोगे माइक्रोप्लास्टिक जो है उनको भी खा लेती हैं साथ में ही, जिस वजह से उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे माइक्रोप्लास्टिक्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लार्जर फिश जो कि फीड करते हैं ऑन द स्मॉलर फिश। एंड स्टडी ने यही चीज़ बताई कि जितना एरिया यानी कि साइज बॉडी का या फिश का बड़ा होगा उतने जो आप माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करोगे उसकी रेंज कम पाई जाएगी, यानी कि छोटी फिशेस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स की तादाद जो है वो ज़्यादातर पाई गई है। ठीक है, एक चीज़ तो उन्होंने यही बताई। दूसरी आपका जो रिसर्च का मेजर पॉइंट बोलता है कि जो फिशेज है ना इन जनरल कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बोला स्मॉल या लार्ज फिश को छोड़ दो, बट अगर आप मेजर केस में भी देखो कि उनको ऐसा लगता है कि फिश सेंस माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो घूम रहे हैं ना पानी के आसपास, तो इन दैट सिचुएशन क्या हो रहा है कि उनको लगा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यानी कि गिल्स होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन कंडक्ट कराते हैं, है ना, अब फिशेस के अंदर कंडक्ट होती है, या आप कह सकते हो तो नॉर्मल केसेस में उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें लगा था कि गिल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर माइक्रोप्लास्टिक से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, बट उन्होंने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम में है बट कम अमाउंट के अंदर यहाँ पे पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक एग्जिस्ट कर रहा है। ज़्यादातर माइक्रोप्लास्टिक जो है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है फिशेस के अंदर होने के चांसेस तो हैं ही है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तीसरी चीज़ उन्होंने आपको यही बताई कि अब उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि अच्छा गोवा की एस्चुरीन रिवर वाले पॉइंट जो है इसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बट उन्होंने ये बोला कि अब हमें बेंथिक रीजन को
और दूसरा उन्होंने यहाँ पे बोला कि पेलाजिक रीजन को कंपेयर करते हैं। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सिंस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि फर्क क्या है। बेंथिक रीजन, बेंथोस बोलते हैं ना, बेंथोस आपने ऑर्गेनिजम्स या इवन डाइवर्सिटी की बात की होगी कि बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, बेंथिक स्पीशीज कौन सी है, या बेंथोस जिसको हम स्पेशली बोलते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जैसे ये ओशन है ना, अब हमारा जो सी फ्लोर है वो ऐसे जा रहा है, सपोज करो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसी सी फ्लोर के आसपास रहने वाले डाइवर्सिटी होती है, उसमें सी क्यूकम्बर्स में आपके आते हैं मेजरली जो डेप्थ में होते हैं, है ना, जो ज़्यादातर लोअर डेप्थ्स में होते हैं, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन कुछ ऐसी फिशेस जो होती हैं, सिंस अभी क्या सिचुएशन आ जाती है कि ये दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स का मर्जर है, जिसको हम एक नीश पॉइंट बोलते हैं। जो बेंथिक रीजन होती है जनरली वो हमारा एक नीश होता है, ठीक है, कि स्पेसिफिकली जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स या इवन की डाइवर्सिटी पाई जाएगी वो अपने आप में ही स्पेशल है ना। तो बेंथिक रीजन के अंदर ऑल टुगेदर अगर आप डिफरेंट एरियाज को कंपेयर करोगे, सपोज एक गोवा में है, एक किसी और पोर्ट में आ गया, या इवन के किसी और ओशन वाली पॉइंट पे आ गया, तो ऑल टुगेदर आप इनको बेंथोस या बेंथिक स्पीशीज बोल रहे हो, ठीक है। तो अब जो कि अपने आप में एक नीश है, डिफरेंट जगहों पे अलग होगा, ठीक है। मुंबई के अपना अलग होगा, इवन गोवा का अलग होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो अलग चीज है। तो उन्होंने ये बोला कि बेंथिक रीजन वाले जितनी भी फिशेस पाई गई हैं, डाइवर्सिटी पाई गई है, ठीक है। बेंथिक रीजन कौन सी होती है, अब जो ये सी फ्लोर के साथ साथ डेप्थ में जाती रहती है। तो जो बेंथिक स्पीशीज हैं वहां पे आप देखोगे कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, अब ऑब्वियसली बात है कोई भी फिश है वो डिके करना शुरू करेगी तो वो सिंक करना शुरू कर देगी। इनिशियली तो उसकी बॉडी फ्लोट करती है, बट धीरे धीरे करके आप देखोगे वो सिंक करना शुरू कर देगी एंड वो नीचे ओशन फ्लोर पे जाके डिके करना शुरू करेगी। ऑब्वियसली बात है डिके करना शुरू करेगी तो वहां पे जो ऑलरेडी उसकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स थे वो ऑलरेडी क्या होगा, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। एंड वहां पे भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे क्रो वल्चर्स होते हैं, वो भी क्या करेंगे, डिकॉम्पोजिशन के साथ साथ वो बॉडी को भी खाते हैं ना। तो सेम ऐसी ही डिकॉम्पोजिशन प्रोसेस जो वाटर के अंदर चल रही है, उसके साथ साथ माइक्रोप्लास्टिक्स भी रिलीज हो रहे हैं एंड जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर यहाँ पर फीड कर रहे हैं, उनकी बॉडी में भी माइक्रोप्लास्टिक्स जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन उन्होंने बोला कि बेंथिक रीजन में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या मरीन बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वहां पे माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो ज्यादा पाए गए हैं एज कंपेयर टू द पेलाजिक ऑर्गेनिजम्स या पेलाजिक डाइवर्सिटी। अब जो ओपन ओशन वाली रीजन हमारे पास आ जाती है, वहां पे जहां पे शार्क्स होती है, बड़ी बड़ी फिशेस होती है, इवन छोटी फिशेस भी होती है, बट दे डू नॉट एंटर दिस बेंथिक जोन। जो ओपन सीज के अंदर ट्रैवल कर रही हैं उनको हम ऑल टुगेदर पेलाजिक यहाँ पर डाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो ये पेलाजिक डाइवर्सिटी के अंदर अगर आप देखोगे वो माइक्रोप्लास्टिक्स कम पाए गए हैं, ठीक है, कम माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक्स ज्यादा है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज आपको बताई गई थी, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था कि बेंथिक जोन्स आर रिच इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू पेलाजिक जोन। तो अब आपको पेलाजिक एंड बेंथिक जोन के बारे में मैंने बता दिया, है ना। यहाँ पे एक तो ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा हैं, ऑर्गेनिज्म ज्यादा, क्योंकि अब नीश कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है एंड ये जो हमारे पास जा रही है ओशन सी फ्लोर जा रहा है, नीचे वाली साइड जा रहा है, तो वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि अब क्या कहोगे सनरेज एंटर भी नहीं कर पा रही है, सनरेज एंटर नहीं कर पा रही है, तो हमारे पास ऑक्सीजन जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन पॉसिबल है वही चीज हो रही है, जितना फोटोसिंथेसिस कंडक्ट हो पा रहा है सिर्फ उतनी अवेलेबल जो है ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे डिकेइंग प्रोसेस जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की यूजेज हो रही है, एरोबिक जो है डिकॉम्पोजिशन हो रही है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं, डिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस भी हो रहा है, तो ऑल टुगेदर हमारा जो बेंथिक रीजन है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी एज कंपेयर टू ओशन जो कि ओपन ओशंस है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इसी वजह से यहाँ पर गलत हो जाती है कि रिच नहीं होती है इन ऑक्सीजन। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि पेलाजिक जोन्स आर लाइटर एंड वार्मर देन द बेंथिक जोन्स। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कि जो आपका ये नीचे वाला फ्लोर है, अब ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो नीचे वाला फ्लोर है यहाँ पे बेंथिक रीजन के अंदर आप देखोगे कि जो लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती एंड जनरली जो ओपन सीज के अंदर घूमते हैं हमारे पास पेलाजिक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो क्या होता है, वो ओशन फ्लोर के पास तो जाते ही नहीं, बिल्कुल डेप्थ में बहुत बिल्कुल रेयरली कोई ना कोई यहाँ पर बड़े से बड़े फिशेस जो है वेल्स एंड शार्क्स वगैरह ये ट्रैवल करती हैं। मेजरली अगर आप देखोगे कि अगर ये हमारा ओशन फ्लोर है ना, तो इस रीजन के आसपास के इसी के बीच में वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ पे लाइट की सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कि बिल्कुल ओशन डेप्थ एंड फ्लोर की बात अगर हम करें, ठीक है। तो वो सिचुएशन में क्या हो जाता है हमारे पास कि जो अब गर्मी है वो भी है एंड लाइट जो है वो भी एंटर कर रही है, तो लाइटर एंड वार्मर है,
गर्मी की वजह से या सनरेज की वजह से अगर पानी के अंदर वो पेनिट्रेट कर भी रहा है तो वार्मर लोकेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। वार्मर लोकेशन अवेलेबल है तो अकॉर्डिंग टू दैट लाइटर होगा जो पानी है एज कम्पेयर टू द डेप्थ वाला ओशन या ओशन डेप्थ के अंदर जो पानी है, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस चलता है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में अगर आप पतीले में पानी गर्म करने रखते हो तो क्या होता है कि आपका मेजर आइडिया है कि दिस इज योर स्टोव, नीचे आग लग रही है एंड दिस इज योर पतीला फुल ऑफ वाटर। तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाली लेयर जो है वो गर्म होती है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे आएगी। तो यही प्रोसेस जो है वो ओशन के अंदर भी चलता है बट बहुत स्लो रेट पे चलता है। तो अपर लेयर जो है वो लाइटर होंगी, ठीक है, लाइटर तो है ही है, बट इन दिस केस आपका जो स्टोव है वो ऊपर है, ठीक है। इन दिस केस आपका जो सन है वो आपका स्टोव है एक तरह से, तो ऊपर जो आएगा यहाँ पर जो आएगा वो लाइटर एयर एक तरफ से आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लाइटर जो चीज़ें हैं वो अपर वाले राइज में होने लग जाएंगी। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाती है कि पेलाजिक जोन जो है वो लाइटर है, वार्मर है दैन द बेंथिक जोन। बेंथिक जोन में आप जनरली देखोगे कि ओशन फ्लोर्स वाला रीजन है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वार्मर रीजन्स जो है वो ऊपर वाली होंगी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनता है। देन चाइना फाइल्स WTO कंप्लेंट ऑन इंडियाज EV बैटरी सब्सिडीज। तो अब क्या हो रहा है कि चाइना जो है आप देखोगे कि EV सेक्टर में लीडिंग है यहाँ पर, है ना, कि 70% से ज्यादा मार्केट जो है वो EVs को लेकर चाइना ने यहाँ पर अपनी मोनोपोली बना रखी है। तो अब इंडिया के केस में आप देखोगे कि हमने थोड़ा टाइम पहले, 1-2 दिन पहले ये भी चीज डिस्कस की थी कि सोलर पैनल्स जो है, जो प्रोसेस है उसको इंस्टॉलेशन का बहुत ज्यादा कम जो है चल रहा है अभी। उसके पीछे का रीजन यही है कि 12 to 14 रुपीज जो है महंगा पड़ रहा है इंडिया द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया पैनल है एज कम्पेयर टू जो चाइना से इंपोर्ट किया हुआ आ रहा है, ठीक है, या बाहर वाली कंट्री से इंपोर्ट होकर आ रहा है, मेजरली चाइना ही है यहाँ पे, है ना। तो इन दैट सिचुएशन उन्होंने बोला कि सब्सिडी जो सरकार है यहाँ पर दे रही है, तो WTO में उन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया कि जो सब्सिडी वाला प्रोसेस है इससे प्रॉपर तरीके से मार्केट कॉम्पिटिशन तो आप नहीं कर पा रहे हो। एंड WTO क्या कह रहा है कि फेवरेबल कंडीशंस तो आपको देनी नहीं है ना किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को। ये डोमेस्टिक मार्केट में एक्चुअली में आपके इंटरनेशनल मार्केट के साथ जितने भी प्रोडक्ट्स है अगर वो compete कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस, तो वही एक प्रॉपर ट्रेड का तरीका होता है ना। तो अब इसी प्रोसेस को लेकर के चाइना जो है वो लीड नहीं कर पा रहा है इंडिया के केस में, क्योंकि अब हमारे पास जो सब्सिडीज है वो सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। एंड जो पैनल्स इंस्टॉल हो रहे हैं EVs के अंदर भी या इवन की बैटरीज के अंदर भी सेम केसेस में अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो अब प्रॉपर ट्रेड वाला पॉइंट ऑफ व्यू सब्सिडी की वजह से यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अब सेम काइंड ऑफ कंप्लेंट जो चाइना है अगेंस्ट उन्होंने टर्की, यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा के भी की है। तो अब इसी के बेसिस पे इंडिया एंड चाइना के बीच में डायलॉग खुलेगा, ठीक है। डायलॉग भी एज एन जिसको हम कंसल्टेशन प्रोसेस बोलते हैं WTO के अंदर, जो कि पहला स्टेप होता है, ठीक है। पहला स्टेप होता है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन केस कोई भी कंट्री किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कंसल्टेशन के बारे में बताया कि इफ डज नॉट वर्क तो उसके बाद क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो यूरोपियन यूनियन या इवन कि आप देखोगे कि जो हमारे पास WTO है वो रिक्वेस्ट करेगा कि WTO सेटअप करे एक ऐसा पैनल जो कि अब रूल करेगा अपना जो डिसीजन है ऑन बेस्ड ऑन व्हाट द इशू इज रेज्ड, ठीक है। तो पहला आपका प्रोसेस हमेशा से ADR का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का रहता है। सेकंड केस में आपके पास जो लीगल सूट वाला प्रोसेस होता है वो फॉर्मुलेट होता है। एंड तीसरे जो स्टेप होता है उसके केस में आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि अगर आप देखो ADR अगर यानी कि आपकी मीडिएशन यहाँ पर काम नहीं की, ठीक है, आपस में बैठ के तुम्हारी बातचीत नेगोशिएशन काम नहीं हो, तो उसके बाद एक जो लीगल सूट है वो फाइल होता है। लीगल सूट फाइल होने के बाद मतलब उसका जो नेचर है वो बाइंडिंग होगा एंड बाइंडिंग होने की वजह से इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो WTO खुद से कराती है थ्रू द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो उसके पास होती है, DBS उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन ये दी है कि चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। लास्ट फिजिकल इंडिया के जो एक्सपोर्ट के हिसाब से जो चाइना को किए गए थे इंडिया के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि श्रिंक हो गए बाय 14.5% टू 14.25 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से जो अमाउंट है इसकी वो आई थी अगेंस्ट द 16.66 बिलियन इन 2023-2024। ये 14.5% से ये श्रिंक हो गया है एंड इसकी अब वैल्यू जो है 14.25 बिलियन डॉलर्स रह गई है, जो कि अब 2024-25 के अंदर देखने को मिल रही है अभी तक, जो कि अब 2023-2024 के अंदर 16.66 बिलियन डॉलर्स जो थी उसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब जो इंपोर्ट है हाउएवर वो इंक्रीज हो गया है इंडिया का व्हेन इट कम्स टू चाइना, ठीक है। 11.52% से इंक्रीज हो गया 24-25 के अंदर, जिसकी कॉस्टिंग देख लो 113.45 बिलियन जो है वो डॉलर्स है अगेंस्ट 101.73 बिलियन डॉलर्स विच वाज इन 2023-2024। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा तो क्या ही है, यहाँ पे आप लगा लीजिए मोटा मोटा कि 11 से 12
जो है बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर हमारे पास ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब वो बढ़कर यहाँ पर आप देखोगे कि 99.2 बिलियन ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ 2024-2025 बढ़ गया है। ठीक है, पिछले साल भी डेफिसिट तो था, वो उसमें ऐड हो गया, तो इतना ज़्यादा डेफिसिट अब क्रिएट हो गया है। देन अब आपको हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिस्कशन करते हैं। पहली चीज जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रही है कि टाइम पीरियड फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, इन WTO इज ऑफ 30 days। सेकेंड स्टेटमेंट है कि डिस्प्यूट्स रजिस्टर्ड विद द WTO आर सॉल्व्ड बाय ओनली एडजुडिकेशन। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि सबसे पहले आपका कंसल्टेशन वाला प्रोसेस आता है। आप कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हो, जैसे चाइना ने रजिस्टर की कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया, तो वहां पे आपकी कंसल्टेशन होगी, आपस में बातचीत होगी यहाँ पर बैठ के कि अगर उस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एंड इसके लिए टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा 60 दिनों का। ठीक है, इसके बाद में अगर बात नहीं बनती है, उसके बाद एक पैनल जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। पैनल बनता है, पैनल बनने के बाद जो आपस में दोनों के बीच में रेफरेंस का टाइम पीरियड है, कॉम्पोजिशन का टाइम पीरियड है, या इवन WTO उस पैनल में किसको इंक्लूड करेगी वो सेट होता है। पैनल एग्जामिनेशन करता है, विद इन 2 मीटिंग्स के अंदर वो डिसीजन यहाँ पर देने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक इंटरिम रिपोर्ट जो है, जो कि अब बात इंटरिम का क्या मतलब होता है, इनिशियल रिपोर्ट जो है वो जाकर भेज दी जाती है पार्टीज को भी दोनों, एंड उसके बाद क्या होता है, पैनल जो है वापस से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है उसको भी ये रिपोर्ट जो है वो भेजता है। उसी के बेसिस पे आप देखोगे कि जो पैनल का रिपोर्ट इशू होती है पार्टीज को, वो अब DSB को भी अगर चली जाती है तो DSB या तो उसको अडॉप्ट करता है उस रिपोर्ट को, या उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है, या वापस से जो बोलते हैं कि नेगोशिएशन या आपस में जो लिटिगेशन वाला प्रोसेस है वो कंडक्ट कराना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की यहाँ पे बात होती है कि लूजिंग पार्टी जो है वो इंप्लीमेंट करेगी इसे रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, कि उसकी अर्जेंसी क्या है। ठीक है, अब अगर इन केस ऑफ नॉन इंप्लीमेंटेशन तो नेगोशिएट होता है कॉम्पनसेशन पेंडिंग फुल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कि जो भी कॉम्पनसेशन देना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन, उसके अकॉर्डिंगली एक अमाउंट सेट होती है, तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कंट्री को। देन रिटालिएशन वाला प्रोसेस जो आता है कि कोई भी कॉम्पनसेशन अगर नहीं आती तो DSB ऑथराइज कर देती है कि रिटालिएशन जो है पेंडिंग इन फुल इंप्लीमेंटेशन है। एंड क्रॉस रिटालिएशन की केस में सेम सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स एंड अदर एग्रीमेंट्स के तौर पर यहाँ पर ट्रेड को लेकर आप पे यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे सैंक्शंस, आर्बिट्रेशन लेवल सस्पेंशन प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिटालिएशन यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन डिफरेंट तरीके के सैंक्शंस यहाँ पे लगने के चांसेस होते हैं, या ट्रेड बैरियर्स जो है वो लगाने के यहाँ पर चांसेस होते हैं। मल्टीपल चीजें जो है उसे अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन एक्वाकल्चर मॉडल ऑफ सुंदरबंस विंस FAO रिकॉग्निशन। तो FAO का जो है हमारे पास, उनकी आप देखोगे कि October 15 को 80th एनिवर्सरी थी। उसी सेलिब्रेशन के डे पे उन्होंने सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव्स इकोसिस्टम, जो कि SAIME एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली एक्वाकल्चर के लिए इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। किसके द्वारा? नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, जिसको हम न्यूज़ बोलते हैं, जो कि एक आप कह सकते हो कि NGO है। इनके द्वारा ये प्रोग्रेस जो है वो शुरू की गई थी, ये प्रोसेस शुरू किया गया था। तो ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन इन्हें मिली है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। तो ये इनिशिएटिव का बेसिक आइडिया यहाँ पर क्या था कि इंडियन सुंदरबंस का जो एरिया है उसके अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको हम अब सिंस क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, प्लस अब हमें वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी उस पर डिपेंडेंट है, उसको कैसे मैनेज करना है, एंड एक्वाकल्चर को कैसे मैनेज करना है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि उससे पैसा भी जमा करा सके। ठीक है, पैसा यानी कि लाइवलीहुड भी उनका अर्न करा सके, प्लस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रख सके। तो इस मॉडल को भी डिस्कस करते हैं, जो कि क्लाइमेट अडेप्टिव हो, कंजर्वेशन से लिंक्ड हो, एंड लाइवलीहुड अप्रोच को भी फॉलो करता हो। यानी कि इंश्योर करें कि 5 से 30% जो मैनग्रोव कवरेज है एक्वाकल्चर के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर, उसको किस तरीके से सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो 29.84 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म एरिया जो है 42 फिश फार्मर्स के अंदर देखा गया, उसको अब स्टडी किया गया एंड देखा गया कि ये जो मॉडल अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो 100% से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के साथ आप देखोगे कि उनका रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ गया है। तो बेसिक आइडिया है कि उन्होंने कौन से रीजन जो है, दैट इज चैताल इन नॉर्थ 24 परगनास एंड महापुर साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक्वाकल्चर का जो मॉडल है इनका, कि जो मैनग्रोव्स होते हैं, अब आप देखोगे मैनग्रोव्स क्या होते हैं, मेजरली इसके अंदर ट्रीज होते हैं। तो ये जो ट्रीज है ना, इनसे जो इनका
आप कह सकते हो कि पत्ते गिरते हैं, पत्ते झड़ते हैं, ब्रांचेस झड़ती हैं, ये सारे जो झड़ी हुई चीजें होती हैं ना, इनको बोला क्या जाता है इन जनरल सेंस, मैनग्रोव लिटर बोला जाता है। कि इसी मैनग्रोव लिटर को एक्वा कल्चर के अंदर फीड की तरह यूज किया जाए। अब फीड के लिए किस तरीके से यूज किया जाएगा वो क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट न्यूज आपकी क्या कह रही है कि मैनग्रोव लिटर को यूज किया गया एज फॉडर यानी कि एज फूड फॉर द इनपुट इंटेंसिव मोनोकल्चर ऑफ ब्लैक टाइगर श्रिम्प। ठीक है, कि ब्लैक टाइगर श्रिम्प अगर उनकी कल्टीवेशन आपको इकोनॉमिकली करनी भी है तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंड इज कि आप जो है इनपुट इंटेंसिव मोनोकल्चर के लिए जो ब्लैक टाइगर श्रिम्प है उनको अगर आप करना चाहते हो कल्टीवेट, तो आप एक्स्ट्रा फीड में पैसा इनपुट ना करते हुए उसी जो आप कह सकते हो मैनग्रोव लिटर को यूज कर सकते हो इस श्रिम्प की कल्टीवेशन के लिए। इससे क्या होगा कि आपका इनपुट कॉस्ट भी कम होगा, नेचुरल तरीके से वो ग्रो करेंगे, किसी भी तरह का आर्टिफिशियली आपको फीड देने की जरूरत नहीं है। तो एंड कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है वो नेचुरल हैबिटेट की तरह ही रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि केमिकल फ्री जो श्रिम्प है उसकी कल्टीवेशन हो सकती है। एंड आजकल आप देखोगे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की ही रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये क्लाइमेट अडेप्टिव मॉडल जो है इसने एनहांस किया कोस्टल रेजिलियंस को, सपोर्ट किया सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को एंड प्रमोट किया केमिकल फ्री श्रिम्प फार्मिंग को एंड एड किया कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को, कार्बन को सीक्वेस्टर कर लिया। ठीक है, एंड क्लाइमेट एक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज। ठीक है, तो इस मॉडल को यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। देन क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि मैनग्रोव लिटर प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर माइक्रोबियल बायोफिल्म्स टू ग्रो। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि कंबाइनिंग मैनग्रोव लिटर विद सप्लीमेंटल फीड कैन क्रिएट अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, कि मैनग्रोव की जो लिटर है ना वो एक तरह का सरफेस प्रोवाइड कर देती है माइक्रोबियल फिल्म्स को ग्रो करने के लिए। अब माइक्रोबियल फिल्म्स क्या होती हैं? माइक्रोब्स के द्वारा बनाई गई एक फिल्म। सपोज ये आपका पानी है या एक्वाकल्चर के लिए जहां पे आपको कल्टीवेट किया जा रहा है, मैनग्रोव लिटर वहां पे दे दी, तो अब डिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस होगा इस लिटर का। डिकॉम्पोजिशन की वजह से क्या होगा कि माइक्रोब्स जो एक्ट करेंगे वो एक तरह से थिन लेयर जो है इस पानी के ऊपर या इस लिटर के ऊपर बनाना शुरू कर देंगे उसको डिकम्पोज करते हुए। तो इस थिन लेयर को जो कि माइक्रोब्स बनाते हैं इसको हम माइक्रोबियल फिल्म्स बोल देते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है माइक्रोबियल फिल्म्स का? माइक्रोबियल फिल्म्स जो है ऑल टुगेदर या बायोफिल्म्स भी इसको बोल देते हैं, ये अब प्रोवाइड करती है एक सरफेस माइक्रोबियल बायोफिल्म्स को ग्रो करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है अर्ली एज स्टेज फॉर श्रिम्प लार्वे। पहली चीज कि आपको एक जगह मिल जाएगी कि जो श्रिम्प का लार्वे है उसको सस्टेन करने के लिए, प्लस उनके लिए प्रॉपर प्रोसेस है कि जो बायोफिल्म्स हैं वो इनकी एक तरह से फॉडर की तरह या फूड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो नेचुरल हमारे पास ये सस्टेनेबिलिटी मॉडल एग्जिस्ट करता है। देन कंबाइनिंग मैनग्रोव लिटर विद सप्लीमेंटल फीड कैन क्रिएट अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, लिटर को अगर आप कंबाइन कर दोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सप्लीमेंटल फीड जो है अगर उसके अंदर आप डालते हो, पहली बात तो आपको फीड कम डालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड प्लस आपके पास फीड एग्जिस्ट कर रही है, प्लस नेचुरल तरीके से बायोफिल्म्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऑल टुगेदर आप देखोगे कि न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर तरीके से वो आपको नेचुरल प्रोसेसेस से मिल रहा है। फीड जो है आपका, आप श्रिम्प की अगर बात करें उनको खाना भी दे रहे हो और नेचुरल आपका जो इन्वायरमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप ज़्यादा ग्रो करोगे वहाँ पे कि आपको एक स्ट्रेस कंडीशन में नहीं रहना पड़ रहा। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ग्रोथ है वो आप देखोगे कि एक्सट्रीम लेवल्स पे हो रही है। ठीक है, तो अब प्रॉपर तरीके से एक सोर्स के ऊपर भी अगर आप जो है बेनिफिट रखते हो ना वो नहीं हो पाएगा, यानी कि आप प्रॉपर से फीड दे रहे हो तो इतना ज़्यादा आपके पास प्रोसेसेस के अकॉर्डिंगली आउटकम नहीं आएगा। ठीक है, या आपकी जो प्रोड्यूस है श्रिम्प को लेकर भी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आप नेचुरल न्यूट्रिशन ही देते रहोगे तो भी प्रोसेस नहीं होगी। दोनों को कंबाइन करके अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ लेवल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स 93% इन सितंबर एज सर्विसेज स्लम्प। तो कहने का आइडिया यही है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 93% बढ़ गया सितंबर 2025 के अंदर, क्योंकि अब इंपोर्ट जो है वो आउटस्पेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को दिस मंथ।
इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट आता है। अगर उल्टा होता है तो हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, ठीक है। कि ज़्यादा अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हम कमा रहे हैं, इंपोर्ट हमारा कम है तो हमारा ट्रेड सरप्लस है कि हम पैसा कमा रहे हैं, रेवेन्यू हमारे पास आता जा रहा है। उल्टी सिचुएशन हो कि पैसा हम देते जा रहे हैं, हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हम दूसरे कंट्रीज को पैसा देना चाह रहे हैं, ठीक है, बट हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है कि उनको पैसा दे पाए, तो वो ट्रेड डेफिसिट होगा। तो इस बार 93% आप देखोगे सितंबर के अंदर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। कि जो डेटा है अप्रैल टू सितंबर 2025 का है, इसने बोला है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो इनिशियली 2.3% से कम हो गया था इस साल के अंदर। इनिशियली अप्रैल से सितंबर के बीच में आप देखोगे जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2.3% से कम हो गया था। बट ये जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 67.2 बिलियन था सितंबर 2025 के अंदर, जो कि 0.8% बढ़ गया एज कंपेयर टू सितंबर 2024। तो उन्होंने बोला कि जो टोटल इंपोर्ट्स हैं ऑन दी अदर हैंड्स बढ़ गए हैं वो भी 11.3% से, जो कि 83.8 बिलियन बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम अप्रैल टू सितंबर का यहाँ पर डेटा लेते हैं 2025 का, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो ट्रेड डेफिसिट है सितंबर के अंदर, इट नियरली डबल टू 16.6 बिलियन कंपेयर टू 8.6 बिलियन इन सितंबर 2024, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले साल के जो ये अप्रैल से सितंबर के बीच में। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, आप देखो कि इंडिया की जीडीपी में हमारे पास 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिनको हम कवर करते हैं यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आती हैं, एंड थर्ड में हमारा सर्विस सेक्टर आता है। तो सर्विस सेक्टर जो है जिसमें लिमिटेड लोग हैं बट वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें मेजरली हमारी पॉपुलेशन काम करती है बट उसका जो आप देखोगे आउटकम इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। वेराज अगर हम सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आ जाती है, जनरली केसेज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ जाती हैं, बट जो है उसका इतना ज्यादा सिस्टम यहाँ पे हमारे पास जीडीपी में अवेलेबिलिटी की बात करें नहीं रहता है ना, लिमिटेड है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन क्या है, सर्विस सेक्टर जो है इस बार देखने को मिल रहा है कि वो डाउन जा रहा है, वेराज कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इवन कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोड्यूस है उस वजह से भी हम कमाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि गुड्स एंड मर्चेंडाइज, बेसिकली हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी यहाँ पे बात की गई है कि नोटेबली कि पुअर परफॉर्मेंस हो रही है एक्सपोर्ट सेक्टर की, वाज ड्यू टू लोअर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड नॉट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो हमारी अब ट्रेड डेफिसिट में यहाँ पर जो है मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इंडिया की गुड्स एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज तो वो बढ़ गई हैं 6.7% से, ठीक है, इन सितंबर 2025, डिस्पाइट बीइंग कि एक ऐसा पूरा महीना हमने देखा है कि 50% टैरिफ जो यूएस के द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए थे, उसके बाद भी इंडिया का जो गुड्स की बात करते हैं वो सेक्टर जो है इट हैज ग्रोन बाय 6.7%। वेयरएज अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें वो परफॉर्मेंस जो है देखोगे कि श्रिंक हुई है 5.5% से सितंबर 2025 के अंदर। हाउएवर ये जो डेटा यही बोलता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू द यूएस वो 13.4% हायर रहा इस टाइम के पीरियड में, एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर पीरियड लास्ट टाइम या लास्ट ईयर के बेसिस पे अगर हम देखें तो 13.4% जो है हमारा जो यूएस के साथ ट्रेड है, विद रिस्पेक्ट टू कि हमें यहाँ पर जो यूएस टैरिफ्स लगाए भी गए थे, हमारा ट्रेड जो है वो ग्रो किया है यूएसए के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि दे हैव बीन डिक्लाइनिंग, ठीक है, कि जो हमारे पास आप बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सर्विस सेक्टर वो डिक्लाइन हो रहा है स्टेडीली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, कि स्टेडी डिक्लाइन सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया के आ रहा है। दिस इज वेयर इज इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूएस स्टूड एट 8.8 बिलियन इन मई 2025, दे वर वैल्यूड एट 5.5 बिलियन इन सितंबर 2025। कि सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रेड की ओवरऑल बात की जा रही है कि स्टेडी डिक्लाइन जो है सर्विस सेक्टर की यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर आ रहा है। वेराज अगर हम गुड्स की बात करें तो उसका जो सेक्टर है इट ग्रू बाय सर्टेन परसेंटेजेस, ठीक है। तो ये आपकी एक सिंपल ट्रेड डेफिसिट की बात थी। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है ऐसा कि क्या होगा, ठीक है, कि सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट इन द बजट, ठीक है। यहाँ पे बजट से रिलेटेड सवाल है। रेवेन्यू डेफिसिट इज कि आपको जो पैसा आना था वो नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आपने एस्टिमेट किया था कि अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करूंगा कि वहां से मेरे को 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, समवट लाइक दैट, कि वो जो डेफिसिट है या जो 100 रुपया मैंने लगाने के बाद 1 करोड़ की एक्सपेक्टेशन की थी वहां से 50 रुपये भी नहीं आए, ठीक है। तो वो आप रेवेन्यू डेफिसिट की तरह ले लो कि अगर वो आएगा तो विच मेजर वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल द राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट।
सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंक्रीज करोगे ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, इंक्रीज करोगे सब्सिडी को, इंक्रीज करोगे टैक्सेशन को, या इंक्रीज करोगे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टैक्सेशन बढ़ाओगे आप इस सिचुएशन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से कि सरकार बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू का डेफिसिट है। तो अब आप क्या करोगे? अगर आप यहाँ पर ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो वो खर्चा ही है ना, पैसा आ नहीं रहा, उल्टा और खर्चा करते रहोगे। सब्सिडी पे अगर लोगों को पैसा देते रहोगे तो भी हमारा खर्चा हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अगर आप बढ़ा दोगे तो भी हमारा खर्चा हो रहा है। बट रेवेन्यू का सोर्स यहाँ पे आपको सिंगल हैंडेडली क्या मिल रहा है कि टैक्सेशन से या टैक्सेस के द्वारा अगर आपको पैसा मिले, टैक्सेस किसी के ऊपर भी किसी सेक्टर में भी आप लगा सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? टैक्सेशन आप जो है बढ़ाओगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन सुप्रीम कोर्ट अलाउ सेल ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली। दिल्ली एंड एनसीआर रिलेटेड जो रीजन्स हैं वहां पर आप देखोगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ना कंप्लीट बैन लगा दिया था 1 साल के लिए कि किसी भी तरह का जो क्रैकर है इंक्लूडिंग द ग्रीन क्रैकर्स उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंस अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इवन की गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, जिनका अब एरिया जो है एनसीआर वाले रीजन के आसपास पड़ता है, उन्होंने ये चीज़ को भी रिक्वेस्ट किया था। इवन की दिल्ली गवर्नमेंट ने भी चीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट फॉर फेस्टिवल सीजन स्टिल न्यू ईयर जो है ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन जो है वो लिफ्ट कर दिया है, बट उन्होंने सर्टन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए बोला है। दैट इज कि जो हमारे पास नीरी, दैट इज नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके द्वारा सर्टिफाइड जो क्रैकर्स होंगे जिनको हम ग्रीन क्रैकर्स बोल रहे हैं, जिनका QR कोड स्कैन क्रैकर्स के ऊपर यहाँ पर मिलेगा, उन्हीं को ही अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली उन्होंने ये चीज़ बोली। प्लस उन्होंने बोला कि डेली बेसिस पे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है, जिस दिन ये डिसीजन कल के दिन पास हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे AQI के बेसिस पे CPCB जो है वो डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट यहाँ पर भेजता रहेगा टिल 25 अक्टूबर, जब तक ये दिवाली निपट नहीं जाती, कि डेली बेसिस पे हम खुद से ही रिपोर्ट के द्वारा चेक करना चाहते हैं कि AQI बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा अब यही चीज़ को बोला गया। प्लस एक इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे अर्जुन गोपाल जजमेंट थी, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहली बार ग्रीन फायर क्रैकर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। उन्होंने इन जनरल यहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि अगर आप उस जो ग्रीन क्रैकर्स के इंट्रोडक्शन के टाइम की बात करते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट कि 2018 के आसपास हमने जो ग्रीन क्रैकर्स की बात की थी यहाँ पर सबसे पहले, कि 2018 के अगर हम AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंपेयर करें विद द करंट AQI सिनेरियो तो कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। बट यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो कोविड पीरियड है, क्योंकि वहाँ पर ड्रास्टिकली AQI लेवल जो है वो कम हो गए थे क्योंकि लोगों का आना जाना बंद था। ठीक है, तो उस पीरियड को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो 2018 से लेकर अभी तक का जो डेटा अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ फर्क देखने को यहाँ पर हमें मिला नहीं है। कि फायर क्रैकर्स को अगर हम बैन कर भी दे तो कोई इतना फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो जजमेंट जो है ग्रीन फायर क्रैकर्स को इंट्रोड्यूस कर भी देती है उसके बाद भी ज़्यादा फर्क देखने को यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। तो उसी के बेसिस पे द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि हम डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करें, ना कि हम खुद से रोकें। हम उसको मॉनिटर मिटिगेट कैसे करेंगे उसके ऊपर हमारा आइडिया होना चाहिए। तो अब क्या है, मिस्टर मेहता, दैट इज तुषार मेहता, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे या सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में यही चीज़ बोली कि एक डिटेल्ड एनफोर्समेंट प्लान जो कि अब रिस्ट्रिक्ट करेगा सेल टू लाइसेंस ट्रेडर्स एंड प्रोहिबिटिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच एज फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन फ्रॉम फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन सेल्स। कि उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो ना कि एक्चुअली में कि जो सर्टिफाइड यहाँ पे लाइसेंस जो आप लोग हैं जो कि अब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स को बेच सकते हैं, तो उसके अलावा भी हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो है वो सेल्स को प्रमोट ना किया जा सके, एंड जो इलीगल तरीके से यहाँ पर लाइसेंस जिन्होंने लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द फायर क्रैकर्स कि वो चीज़ों को भी यहाँ पर अलाउ ना किया जा सके। उन्होंने इस चीज़ के लिए भी पिटिशन बोली कि हम एक प्रॉपर प्लान आपको देने के लिए तैयार है बना के, जो हम ऑलरेडी उन्होंने सबमिट भी कर दिया होगा, कि उसी के बेसिस पे अगर आप चाहते हो कि रिपोर्ट CPCB आपको देती रहे, दैट विल बी एप्लीकेबल। के प्लस ऑब्वियस सी बात है कि फेस्टिवल्स का सीजन है, एवरीबडी नीड्स टू सेलिब्रेट। ठीक है, तो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने यही बोला कि 14 ऑफ इट्स 22 डिस्ट्रिक्ट जो है वो NCR रीजन में आते हैं, तो 70% ऑफ द एरिया अंडर द स्टेट वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, कि 22 में से 14 अगर डिस्ट्रिक्ट्स NCR रीजन में है तो मतलब वो दिवाली यहाँ पर मना ही नहीं पाएंगे क्योंकि कंप्लीट बैन लगा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी प्लीज़ यहाँ पे फाइल की थी। तो बेंच ने यही ले डाउन किया कि एक डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको बनाओ, इंश्योर करो कि जो रिलैक्सेशन है इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी। कि इन्वायरमेंट के स्टेक पे आप यहाँ पर त्यौहार ज़रूर मना लोगे, कोई बात नहीं, बट जो इन्वायरमेंट की सेफ्टी है
वो चीज़ को यहाँ पर आप किसी तरीके से हैम्पर नहीं होने दोगे। त्यौहार मना लिया बट उसके बाद फिर देख लो, एक ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मतलब ऐसा ना हो कि लोगों की सेहत के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, कि फायरवर्क्स जो है इट विल बी ओनली सोल्ड थ्रू लाइसेंस ट्रेडर्स एंड मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंटिटीज रजिस्टर्ड विद नीरी एंड होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस अंडर पैसो। ठीक है, तो करेक्ट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सिचुएशन क्या है हमारी? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: स्टार सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, सफल सेफ वाटर रिलीजर, स्वास सेफ थर्माइट क्रैकर। तो हर टाइम दिवाली के टाइम पे आप देखोगे ग्रीन क्रैकर्स की बात होती है, तो ये 3 आपके पास टाइप्स ऑफ क्रैकर्स जो है ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है, उनके बारे में पूछा जरूर जाएगा आपको। तो हाउ मेनी पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड? ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों इनकरेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, तो 3 तरह के डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स की। श्वास का मतलब क्या होता है? श्वास जनरली हम सांस को बोलते हैं। सेफ वाटर रिलीज, ठीक है, श्वास की फुल फॉर्म है कि ये ऐसे फायर क्रैकर्स है जो कि वाटर वेपर एयर के अंदर छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं जब वो फूटते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड डस्ट की एमिशन जो है वो कम से कम हो सकती है। इसका मतलब कि 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर ये रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल नॉन ग्रीन क्रैकर्स, एंड किसी तरह का सल्फर या पोटाशियम नाइट्रेट इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो श्वास का मतलब सांस लेना होता है कि आप बेटर तरीके से सांस ले सकते हो कि सल्फर या पोटाशियम नाइट्रेट का कंटेंट या पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एंटर नहीं करेगा, या बहुत रेयरली या बहुत कम यहाँ पर एंटर करेगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर। तो श्वास आप बेटर ले सकते हो, बेटर ब्रीदिंग आपकी होगी। सेकेंड इज स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर। ठीक है, कि ऐसे फायर क्रैकर्स जो कि अब पोटाशियम नाइट्रेट एंड सल्फर कंटेन नहीं करते, यानी कि रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस है एंड लो साउंड लेवल है। ठीक है, कि सिर्फ चमकेंगे, साउंड लेवल कम है। तारा क्या होता है? चमकता है ना, सिर्फ आवाज तो नहीं आती ना हमें, तो वो चीज़ है। तीसरी है सफल। अब Al से आप एल्यूमिनियम के साथ लगा सकते हो कि मिनिमल एल्यूमिनियम यूज होंगे। ठीक है, तो सफल फायर क्रैकर्स जो है लेस एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, ज़्यादा मैग्नीशियम को यूज करते हैं, जिससे आवाज़ जो है वो आएगी बट कम आएगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स थे उनको ये चीज़ पहली बार पता होगी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आई गेस उनकी रिविजन हो गई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है मुझे डाउट प्लीज बताते रहना कि मैं कल वाले लेक्चर्स में उसको टेकअप कर लूंगी। देन टेस्टेड बाय रशिया नेटो नेशन सीक टू स्ट्रेंथन कीव एंड इट्स डिफेंसेस। तो इस न्यूज़ के अंदर ना आपको मेजरली यही चीज़ बताई गई है कि नेटो नेशंस ना ऑल टुगेदर बार बार देख रहे हैं कि एस्टोनिया के अंदर या इवन की पोलैंड के अंदर जो आप देखोगे कि UAVs भेजे जा रहे हैं, या इवन की एक फ्री एयर स्पेस के अंदर तक जो रशिया के फाइटर जेट्स है वहाँ से आके वापस मुड़ गए। इस चीज़ को नेटो ना बहुत ज़्यादा सीरियसली यहाँ पर ले रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि अब हमें अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि USA जो है अब ज़्यादा एड नेटो को देना नहीं चाहता है, वो खुद से भी अपने यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट को या पर्सनल डिफेंस को देखना चाहता है। ठीक है, तो उन्होंने यही गुहार लगाई थी कि नेटो नेशंस एटलीस्ट 5% ऑफ द GDP अपना कॉन्ट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द डिफेंस ऑफ नेटो, है ना। तो उसके अंदर स्पेन ने उस टाइम पे मुद्दा क्रिएट किया था कि वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट धीरे धीरे करके आप देखोगे कि नेटो नेशंस आर एग्रीइंग टू इट एंड दे आर फाइनली एग्रीड कि एटलीस्ट 3.5% GDP जो है वो कोर मिलिट्री को हम डेडिकेट करें ऑल टुगेदर एज नेटो मेंबर्स बाय 2035, कि धीरे धीरे करके जो 2% ऑफ द GDP था उसको 3.5% 2035 तक लेकर आया जा सके। एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स टू रशिया कि उनके द्वारा एस्टोनिया एंड पोलैंड वाले जो आप देखोगे कि सिचुएशन हुई है। एंड उसके अलावा आप देखो कि जो यूक्रेन है वहाँ पे जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं बेरहमी से, लड़ाई खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही है दोनों ही साइड से। तो उस चीज़ को इन्होंने बोला कि सीरियस थ्रेट जो है वो नेटो को यहाँ पे, नेटो नेशंस को रशिया से ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने बोला कि नेटो जो है एक लॉन्च कर रहा है नया मिशन जो कि बीफ अप करेगा अपने फोर्सेस को इन द वेक ऑफ दीज इंसिडेंट्स। बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रशिया के क्लोज हैं, दे आर आस्किंग फॉर अ मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, जिनका डायरेक्ट यहाँ पर बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, वो और ज़्यादा रोबस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि हम इनकर्जन्स को यहाँ पर डील करने के लिए ना क्या करेंगे कि सस्ते और टिकाऊ जिस तरीके के UAVs यूक्रेन यूज़ कर रहा है ना अपनी वॉर अगेंस्ट रशिया के, उनसे ही यूक्रेन से ही या तो हम उसको टेक्नोलॉजी को ले लेंगे या यूक्रेन से ही हम परचेज करना शुरू कर देंगे कि आप ये UAVs हमें बनाकर दे दो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अब USA के द्वारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर UAVs बनाए जा रहे हैं या इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो वेपन सिस्टम या मशीन्स बनाई जा रही हैं जो कि अब यूजफुल होंगी इन द डिफेंस, उस चीज़ को भी परचेज करने के लिए GDP जो है या GDP से रिलेटेड जो मिलिट्री बजट है उसको नेटो नेशंस बढ़ाना चाहते हैं।
दिस वाज ऑल द न्यूज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दी, बाकी चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। देन यूके स्लैब सैंक्शंस ऑन नायरा रिफाइनरी। तो नायरा रिफाइनरी जो जामनगर में है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई यूके के द्वारा। अब यूके के जो आप कह सकते हो कि अंडर आप ये जो नायरा रिफाइनरी है इसका 49% स्टेक जो है एक रशियन कंपनी ओन करती है। एंड ये जो टाइमिंग है अगर आप देखोगे कि सैंक्शन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है, सिंस आप देखोगे कि स्टारमर विद अ डेलीगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 125 to 150 के बीच में लोग यानी कि इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर्स या इंपॉर्टेंट पीपल को लेकर इंडिया में आए थे, लैंड हुए थे। तो एक आप कह सकते हो FTA भी जो है इंडिया के साथ उनका साइन हुआ है। तो उनके जाने के जस्ट बाद यूके जो है ऐसे सैंक्शन लगा रहा है इंडिया के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है दिखाता है कि आने वाले टाइम में यूके भी मे बी सैंक्शन इम्पोज कर सकता है इनकेस रशिया के साथ अगर भी इंडिया का ट्रेड जो कि ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे 49% से विद रिस्पेक्ट टू ऑयल कम आ चुका है, ठीक है। बट स्टिल अभी भी सैंक्शंस यहाँ पर लगाई गई हैं, ठीक है। कि लास्ट डेलीगेशन मुंबई में यूके इंडिया रिलेशंस जो है इट अपीयर टू टच अ न्यू हाई। बट अब ये चीज़ जो है वो एक तरह से क्या दिखा रही है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इंडिया के लिए रिस्क जो है वो है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो सैंक्शंस में क्या क्या होगा कि एसेट को फ्रीज कर सकते हैं, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, एंड ट्रांसपोर्ट सैंक्शंस लग सकते हैं कि हमारे एरिया या हमारे ओपन सीज वाले एरिया से भी आप नहीं निकल सकते हो, ठीक है। या सैंक्शंस ऑन यूके ट्रस्ट सर्विसेज जिसमें फाइनेंशियल सैंक्शंस इंक्लूड होती हैं वो भी लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो नायरा ने एक्चुअली में किया क्या था, नायरा ने इंपोर्ट की 100 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल वर्थ ओवर $5 बिलियन ओवर द लास्ट ईयर एज पर यूनाइटेड किंगडम या यूके के द्वारा ये स्टेटमेंट आई है, ठीक है। दोनों कंपनीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, दो लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज ल्यूकॉयल एंड रोजनेफ्ट, ये दो कंपनीज हैं जो कि नायरा में 49.13% स्टेक रखती है। तो सैंक्शन इनके ऊपर लगा दी गई है। आई होप आपको जो भी डाउट है ना वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड एक्चुअली मैं आई वांटेड टू नो आज के आपके जो प्रेप के प्रोसेस में या आपकी इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये लेक्चर आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लीज़ मुझे उस चीज़ के बारे में फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि उसी के अकॉर्डिंगली वील प्लान चेंजेस, है ना। अगर आपको कहीं पे भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है आप अपना इनपुट भी देते हो एंड अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करते भी हैं, राइट। तो मेंस को लेकर इनिशिएटिव मेंस अ डे क्वेश्चन आपको देना शुरू कर दिया गया है जिसपे आप अपने आपको सेल्फ असेस करते हो बेस्ड ऑन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि भी करंट अफेयर्स में भी चल रहे हैं, हो सकता है आपसे पूछे भी जा सके, है ना। तो आने वाले टाइम में आई एम थिंकिंग कि हम जो यूपीएससी का या इंपॉर्टेंट PYQs होते हैं ना डिफरेंट एग्जाम्स के, वो मैं आप में इंट्रोड्यूस यहाँ पर करना शुरू करूँ। आई जस्ट नीड टाइम, ठीक है, थोड़ा सोचने का, ये दिवाली का टाइम पीरियड भी निकल जाए, ठीक है। वी आर रनिंग ऑन अ बिजी स्केड्यूल। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस PYQs को भी, ताकि आपकी रिविजन अकॉर्डिंगली होती रहे, है ना, उसको भी इंक्लूड करूँ ताकि डबल यहाँ पर चीज़ों को अब हम लेकर चलें जैसे जैसे पास आ रहा है टाइम पेपर का, क्योंकि अभी तैयारी जो है वो हम और ज़्यादा तेज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है मुझे ज़रूर बताना, एंड कोई भी डाउट आज के टॉपिक में होगा वो भी मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। एंड क्या आपकी लाइफ में या प्रेप के लिए इसने यहाँ पर वैल्यू ऐड किया, प्लीज़ मुझे वो भी बता देना, ठीक है। तो दिवाली का ऑफर 20% अभी तक लगा हुआ है, कोड क्या है, दीपावली है, तो ये अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई भी बैच में आप एनरोल होना चाहते हो। तो रिस्पेक्टिवली अगर आप देखो 2026 2027 के GS के एंड इवन के ऑप्शनल्स के बैचेस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल रहेगी, एंड यूपी PCS का फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। 20,000 की इसकी कॉस्टिंग अभी आपको नजर आ रही है, 20% डायरेक्टली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, एंड आपकी GS विद रिस्पेक्ट टू यूपी एज वेल एज जो आपका नॉर्मल ओवरलैपिंग सिलेबस है वो सब कवर हो जाएगा। आपको टेस्ट दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, मेंस की आपकी प्रेप यहाँ पर हो रही है, तो ऑल टुगेदर यू विल बी फुली सेटिस्फाइड व्हेन इट कम्स टू GS, राइट। सो अब कोई भी डाउट होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज मुझे बताना। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।